हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग वाला पार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार इसके क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये, इनको पूरा देखिएगा। यूनिट 6 का ये टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है या घोषित की जाती है? मौद्रिक और ऋण नीति, तो मौद्रिक और ऋण नीति जो घोषित की जाती है वो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक और ऋण नीति है जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है? बैंक दर का क्या अर्थ होता है? तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। बैंक दर क्या होता है? वो बैंक दर कहलाती है जब कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है, उसको बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में बैंक दर कितनी है। गूगल पे सर्च कीजिए और बताइए वर्तमान में बैंक दर कितनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 प्रमुख, देखो 14 पूरे के पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था? अब तो करता है, पहले नहीं करता था। किसका? जम्मू कश्मीर का। अब ये हमारे संघ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अब इसको अलग से कोई अधिकार नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1969 में। 1969 में लीड बैंक योजना आरंभ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुद्रा नोट है वो किस मौद्रिक प्रणाली के तहत आता है? जो नोट बनते हैं वो किस मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डैश भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करता है। कौन इनमें से तरलता का प्रबंधन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक तरलता का प्रबंधन करता है। भारत में मुद्रा जो है 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसको है? देखो 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर जारी करने का अधिकार है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास। अगला है फ्रेंड्स, ये मेरी बात सुनो, जो 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर, तो 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को जारी करता है वित्त मंत्रालय। बाकी जितने भी रुपए हैं 1 रुपये से ज़्यादा के, उनको करता है आरबीआई। ये ध्यान रखो, अगर 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को कौन जारी करता है, ये आई, तो आपको वित्त मंत्रालय लगाना है। लेकिन भारत में 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर और सभी को जारी करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में कितने बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं? 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। मार्च 2022 की स्थिति तक कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है? क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित होते हैं। अगला है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक रेट कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधार दर क्या है? न्यूनतम, सबसे न्यूनतम आधार दर क्या होती है आरबीआई द्वारा? तो वो होती है 9.3%। ये बेस रेट होती है न्यूनतम। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब AIIB, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कहाँ पर है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB का मुख्यालय है चीन में। कहाँ पर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का चीन में है।
डैश आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस पहचान शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा, मतलब ऐसा इनमें से कौन सा बैंक है जो आधार आधारित, मतलब आधार कार्ड आधारित लेन देन के लिए आइरिस से पहचान शुरू करेगा, आँखों में जो आइरिस होता है उससे पहचान शुरू करने वाला पहला बैंक बना है, तो वो एक्सिस बैंक बना है आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस पहचान शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन है IFTAS, इसको बोला जाता है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध संस्थाएं। तो ये किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो ये रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है। किसकी है? रिजर्व बैंक की। IFTAS भारतीय वित्त प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं। रिजर्व बैंक क्या नहीं है? रिजर्व बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, मतलब क्रेडिट जारी नहीं करता है, क्रेडिट की रेटिंग जारी नहीं करता है RBI। द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का एक नारा है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का नारा है? तो पंजाब नेशनल बैंक का नारा है। अगला है उन लेन देन के लिए कौन सा खाता होता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में काम कर रही हो, तो उसके लिए होता है लोक लेखा कोष। दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद की गई RBI द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? मणि नाम है। मुद्रा मूल वर्ग की पहचान करने में RBI द्वारा शुरू की गए मोबाइल बैंकिंग का नाम क्या है? मणि है। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग उद्योग के भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन था? तो निजी क्षेत्र में जो बैंकिंग स्टार्ट की है वो है HDFC बैंक। पहली बार जिसने किया है। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2019 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 में हुआ था। भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक है। एक बैंक में ओम्बड्समैन की क्या भूमिका होती है? जो ओम्बड्समैन होते हैं, लोकपाल जिनको बोला जाता है हिंदी में, तो क्या करते हैं? तो ये ग्राहकों की जो शिकायतें होती हैं उनका गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निवारण प्रदान करते हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है बड़ोदरा में। कहाँ है? बड़ोदरा में है। अगला है एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेश नेटवर्क जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो संदेशों का आदान प्रदान करता है, जो विश्वव्यापी वित्तीय संदेश है और वित्तीय संदेशों का आदान प्रदान करता है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट। क्या बोलते हैं? वित्तीय संदेशों का आदान प्रदान करने वाले को स्विफ्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, जिन्हें शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना, को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग की ही होती है। बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग काय में किया जाता है? तो बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण के विस्तार करने के लिए होता है। कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन क्रेडिट की शर्तों में नहीं आता? ब्याज दर, दस्तावेजीकरण, संगठनात्मक पदानुक्रम, पुनः चुकाने का तरीका, तो इनमें से कौन नहीं आता है? तो इनमें संगठनात्मक पदानुक्रम इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से अनिवार्य कर दिया है कि वे सरकारी बॉन्ड खरीदते समय कुछ नगद राशि जरूर दें। उसको क्या बोला जाता है? भारत सरकार ने जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए कर दिया है उसको क्या बोला जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोला है? भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से क्या अनिवार्य किया है कि सरकारी बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो कुछ नगद भी जमा करें। इसको क्या बोला जाता है? इसको वैधानिक तरलता अनुपात बोला जाता है। डैश जमा का न्यूनतम प्रतिशत होता है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी या इसको तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं? इसको वैधानिक तरलता बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। ये जमा का न्यूनतम प्रतिशत होता है जिसके रूप में वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बना के रखना पड़ता है।
फ्रेंड्स, ये मेरी IBPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार। ये 2500 MCQ हैं, सभी लोग ज़रूर लगाइएगा। 2 से 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हर यूनिट से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। फुल लेंथ टेस्ट है ये। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 रुपये है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इसको परचेज़ कर सकते हैं और एक साथ आपको ये मिल जाएगी। आप लेके इसकी वाइंडिंग करा के आराम से बैठ के इसको तैयारी करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपका नंबर भी सेव करवा दीजिए। नंबर सेव करवाएंगे तो आपको व्हाट्सअप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू भी आपकी तैयारी होती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID। अगर आपने मुझे अभी तक इस पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। 399 की इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। भारत के किस राज्य में एक कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। डैश की मदद से मुद्रा बैंक शुरू किया गया, छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन में स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने बोला कि विश्व में भी वित्तीय मैसेज पहुंचाना हो तो स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है। क्या होता है इसका? फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगला है अवैध धन संग्रह की जांच के लिए हाल ही में RBI द्वारा शुरू की गए पोर्टल का नाम क्या है? जो अवैध धन के लिए स्टार्ट किया गया, अवैध धन की जांच के लिए, उसका नाम है पाउच। कौन सा भारतीय बैंक 1 लाख करोड़ भारतीय रुपए के पूंजीकरण को छूने वाला बन गया है? SBI बन गया है 1 लाख करोड़ की पूंजी को छूने वाला। कौन सा संगठन वास्तव में नगद कोष को बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है? जो बैंकों की निगरानी करता है नगद कोष को बनाए रखने में, तो वो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है? रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है एक उच्च वैधानिक तरल अनुपात क्या करता है? तो ये उधार को प्रतिबंधित करता है। उच्च वैधानिक तरलता अनुपात, या इसको SLR भी बोलते हैं। इसको क्या करता है? ये उधार को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है? तो किस दर पर लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक ले रहा है। अगर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं तो वो बैंक दर कहलाती है रेपो दर। रिवर्स रेपो दर किसको बोलते हैं? जब RBI बैंक से उधार लेता है। घाटे की वित्त का मतलब है कि सरकार डैश से पैसा उधार लेती है। घाटे का वित्त का मतलब सरकार किससे ले रही है? जब सरकार RBI से पैसे उधार लेती है तो उसको घाटे का वित्त बोला जाता है। किसको बोला जाता है घाटे का वित्त? जब जो सरकार है जब RBI से पैसे लेती है। भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है? केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक नहीं, केवल और रिजर्व बैंक। केवल भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन सा करता है? केवल भारतीय रिजर्व बैंक करता है केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन। सरकार बेस और मींस एडवांस किससे लेती है? रिजर्व बैंक से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, स्टेट बैंक से, बीमा नियामक कंपनी से। रिजर्व बैंक से लेती है। मींस, बेस एंड मींस एडवांस किससे लेती है सरकार? तो रिजर्व बैंक से लेती है। आखिरी सहारे का ऋणदाता कौन होता है? आखिरी सहारे का ऋणदाता होता है RBI। आखिरी सहारे का ऋणदाता कौन होता है? RBI होता है। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए किस बैंक से ऋण लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। तो ये भी याद रखना, जो मदन मोहन मालवीय हैं वो पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के एक इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है RBI नेट। क्या नाम है उसका? RBI नेट नाम है। अगला क्वेश्चन है RBI की मौद्रिक समिति में कितने सदस्य होते हैं? RBI की मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6। अगला है लाला लाजपत राय किस बैंक से संबंधित है? अभी मैंने ऊपर बताया लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित थे। भारत में सबसे अधिक खाता धारकों की बचत बैंक की सुविधा, मतलब सब खाता धारकों को बचत होगी, ये सुविधा सबसे पहले किसने मतलब सबसे ज़्यादा और किसने सबसे अधिक किसने की? तो ये पोस्ट ऑफिस ने की है। किसने की है? पोस्ट ऑफिस ने की है। अगला है RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना।
प्राथमिक नीति का उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10 अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूरिक नंबर है। तो पैन जो है वो 10 अंकों का अल्फान्यूरिक नंबर है। कितने का? 10 अंकों का। अगला है, 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन देन में प्रवेश करने वाली किसी भी संस्था के लिए क्या अनिवार्य है? पैन कार्ड अनिवार्य। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियाँ होती हैं पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा क्योंकि करंट का नहीं है। नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के 10% के रूप में की जाती है। मतलब अगर CRR है और उसकी गणना करना है तो वो किस अनुपात में की जाएगी? तो जो शुद्ध मांग और समय की देनदारियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी काई की नगद आरक्षित अनुपात की गणना। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट कैसे बनाते हैं? तो उनकी जमा राशि के आधार पर वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट बनाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का नियुक्त किया? यही है वो क्वेश्चन जो मैं बोली थी, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पनीर सेल्वम समिति है। कौन सी है ये? पनीर सेल्वम समिति है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। NEFT वह प्रणाली है जिसमें एक विशेष समय तक एक लेन देन को बैंकों में संसाधित किया जाता है। NEFT का पूरा नाम क्या है? तो इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है, लिवोर शब्द का विस्तृत रूप क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिवोर शब्द का विस्तृत रूप होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिवोर का फुल फॉर्म होता है। अगला है, यदि केंद्रीय बैंक पैसे की आपूर्ति में वृद्धि और उधार लेने की लागत में कमी को प्रोत्साहित करना चाहता है, यदि केंद्रीय बैंक पैसे की आपूर्ति में वृद्धि और उधार लेने की लागत में कमी को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे CRR को कम करना चाहिए या नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए। ब्याज डैश द्वारा निर्धारित होती है। तो ब्याज को कौन निर्धारित करता है? ब्याज तरलता वरीयता। ब्याज दर जिस तरह से तरलता हो, जिस तरह से मार्केट की कंडीशन हो, तरलता हो, उसी के वरीयता के अकॉर्डिंग ही ब्याज को निर्धारित किया जाता है। क्रेडिट डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्रेडिट को और किसके रूप में जानते हैं? ऋण के रूप में जानते हैं। क्रेडिट को किसको? ऋण के रूप में जानते हैं। अगला है, बैंक जमा के एक बड़े हिस्से का उपयोग किस लिए करता है? तो बैंक जमा के एक बड़े हिस्से का उपयोग ऋण के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो ऋण शामिल नहीं है वर्तमान राजस्व में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। कारपोरेट ऋण किसको दिए जाते हैं? लिमिटेड कंपनियों को दिए जाते हैं। लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं उनको कारपोरेट ऋण दिए जाते हैं। ब्याज को कौन निर्धारित करता है? ब्याज किस तरह से द्वारा निर्धारित होती है? तरलता वरीयता पे, अभी हमने पढ़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में हुई थी और ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये उद्योगों के लिए ऋण देता है। जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, ब्याज तरलता के साथ साझेदारी के लिए एक इनाम है, ये किसका कथन है? तो ब्याज तरलता के साथ एक साझेदारी के लिए भी एक इनाम है, ये कीन्स ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द किसको संदर्भित करता है? स्मार्ट मनी इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करता है। किसको करता है? इंटरनेट बैंकिंग को। अगला है, जमा पर दी जाने वाली ब्याज की तुलना में ऋणों पर ब्याज दरों के बारे में क्या कहा जाता है? जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है, तो जो ऋणों पर ब्याज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ऋणों पर ब्याज क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में क्या सच नहीं है? तो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में ये सच नहीं है कि धन की कमी के कारण इसे नकारा जा सकता है। भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1964 में। मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने 1937 में चेन्नई में किस बैंक की स्थापना की थी? तो इसने की थी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इनसाइड बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? आईसीआईसीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? है आईसीआईसीआई बैंक का है, आईसी का है सबसे शुरू में इंडस्ट्रियल क्रेडिट, फिर अगले का है इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। औद्योगिक ऋण के लिए शीर्ष बैंक कौन सा होता है? आईडीबीआई ही होता है। जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। चल निधि या लिक्विडिटी वरीयता का क्या अर्थ होता है? इसका होता है नकदी के रूप में संपत्ति धारण करना। क्या होता है? नकदी के रूप में संपत्ति धारण करना लिक्विडिटी का अर्थ होता है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? आपके भरोसे का सम्मान। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? आपके भरोसे का सम्मान। चल निधि वरीयता का क्या अर्थ होता है? तो चल निधि वरीयता या लिक्विडिटी का अर्थ होता है नकदी के रूप में संपत्ति धारण करना। वित्तीय सुधारों पर नरसिंहन समिति 1991 में आई थी। उसने किसके बारे में बताया था? तो बैंकिंग संरचना का जो 4 स्तरीय पदानुक्रम है वो नरसिंहन समिति ने बताया था। कब बताया था? 1991 में बताया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक कुछ प्रतिभूतियों को नोटों के बदले रखता है और ये प्रतिभूतियां हमेशा क्या होती हैं? जिनको वो नोटों के रूप में रखता है, ये प्रतिभूतियां हमेशा किसकी तुलना में कम होती हैं? सोना, विदेशी बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड की तुलना में कम होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार के संचालन का तात्पर्य सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री से है। बेस और मीन एडवांस का क्या मतलब होता है? कि सरकार आरबीआई से अस्थायी कर्ज ले रही है। क्या ले रही है? आरबीआई से अस्थायी कर्ज। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई डैश के तहत करेंसी नोट जारी करता है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत। क्या के तहत? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत करता है। बैंक और सहकारी समितियों से ऋण क्या कहलाता है? जो बैंक और सहकारी समितियों से ऋण लिया जाता है वो क्या कहलाता है? औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। अगला है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास वैधानिक न्यूनतम से अधिक और ऊपर रखे गए भंडार को क्या बोला जाता है? अतिरिक्त भंडार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरें क्या हो जाएंगी? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो ब्याज दरें गिर जाएंगी। क्या होंगी? गिर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस बैंक के विलय के साथ ये तीसरा बड़ा बैंक बन गया है? देना बैंक और विजया बैंक का विलय होकर ये तीसरा बड़ा बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं ताकि डैश को भुगतान किया जा सके। किसको भुगतान किया जा सके? जो लोग पैसे निकालने के लिए आते हैं उनके लिए, उनको बोलते हैं जमाकर्ता, ताकि जमाकर्ता को भुगतान किया जा सके। अगला है बैंक डैश पर दिए गए ब्याज की तुलना में ऋण पर अधिक वसूलते हैं। जमा। भारतीय रिजर्व बैंक क्या प्रदान नहीं करता है? कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। 2005 से पहले के 500 या आज 1000 रुपये के नोट को बदलने के लिए आरबीआई की समय सीमा क्या थी? 31 दिसंबर 2015 थी। कितनी थी? 31 दिसंबर 2015। मूल उधार दर या प्राइम लेंडिंग रेट में कमी का क्या परिणाम नहीं होता है? तो उत्पादकता में गिरावट नहीं होती, बाकी वृद्धि होती है। धन आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भी होती है। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही बैंक दर में कमी हो जाती है तो क्रेडिट बढ़ जाता है। बैंक दर में कमी का क्या होता है? क्रेडिट बढ़ जाता है। किस प्रकार के बैंक खातों में खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाते में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? देखो ये अधिनियम ये तो किया गया है आरबीआई के अधिनियम 1934 में, लेकिन आपको ये अधिनियम याद रखना है कब कौन सा आया था। जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आया था 1948 में, भारतीय रिजर्व बैंक आया था 1934 में,
मौजूदा जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी अधिनियम आया था 1961 में, और बैंकिंग अधिनियम विनियमन अधिनियम आया था 1949 में। तो आपको याद रखना है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग या लचीली मुद्रा लक्षीकरण जो ढांचा है, अगर वो किस अधिनियम से अधिनियमित होगा, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। डैश कुछ निश्चित जमा राशि है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है। कौन सी राशि बैंकों के पास रखनी पड़ती है? CRR। कौन सी? कैश रिजर्व रेशो जो है वो बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के विड्रॉ किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जिनको बिना सूचना के जो है निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो डैश में शामिल होता है, तो ये RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? जो RBI की दूसरी सूची में शामिल होते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्या होता है? अगर वो कम करता है तो क्या होता है? क्रेडिट निर्माण में वृद्धि हो जाती है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ग कब से कब तक चलता है? देखो पहले तो ये जुलाई से जून तक चलता था, लेकिन अब ये अप्रैल से मार्च तक चलता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुला प्रचलन में बदलाव किसके उपकरण है? ये मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। ये सब कब जारी होते हैं? मौद्रिक नीति के तहत ये जारी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का अभी हमने पढ़ लिया, रिजर्व बैंक का। अगला है बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहकों से अल्पकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मूल उधार दर। क्या बोला जाता है? मूल उधार दर बोला जाता है। अगला है खुला बाजार प्रचालन जो होता है वो किसको संदर्भित करता है? खुला बाजार प्रचालन तो ये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री होती है। को जो RBI जो गवर्नमेंट की जो प्रतिभूति रहती हैं उनको खरीदता है और बेचता है, उसको खुला बाजार प्रचालन बोला जाता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं रेपो दर। अगला है वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, रिवर्स रेपो दर। मतलब हमारे यहाँ पे अगर RBI SBI से उधार लेगा तो किस दर पे लेगा? रिवर्स रेपो दर से लेगा। अनुसूचित बैंकों को डैश के साथ पंजीकृत होना चाहिए। अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए? RBI के साथ पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि ये फादर कहलाता है सभी बैंकों का। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। 1955 से पहले ये क्या था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जो अभी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित कर दिया है? इनसाइड बैंक को कर दिया है यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित। किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया है? तो ICICI बैंक को कर दिया है। अगला है RBI की प्रस्तावना के अनुसार RBI के पास कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर RBI के पास नहीं हो सकते हैं। अगला है कौन भारतीय रिजर्व बैंक के इनमें से गवर्नर नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय गवर्नर ने? देखो मनमोहन सिंह तो थे, सुनील अरोड़ा नहीं थे, इसके अलावा उर्जित पटेल भी थे, रघुराम राजन भी थे, तो MS गिल, सुनील अरोड़ा नहीं थे। डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो उसमें कितने अंक हैं? 16। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी नोटों की किस नोट पर महात्मा गांधी श्रृंखला पर पारिस्थितिकी दर्शाई गई है? 100 रुपये के नोट पर, जो RBI ने पहले जारी किया था। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपीरियल बैंक का गठन किया था 1921 में, और 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया था। भारत में बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में बैंकिंग अधिनियम आया था 1949 में। कब आया था? 1949 में बैंकिंग अधिनियम आया था। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में
भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी को उस व्यक्ति को अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने से रोकती है जो किसी अन्य कंपनी का निदेशक हो। 16 कौन सी बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 16 जो है वो भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी को उस व्यक्ति को अपने बोर्ड में निदेशक को नियुक्त करने से रोकती है। कौन सी धारा? 16। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय के करीब प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में संपत्ति यदि शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश हो तो व्यवसाय के करीब पूर्ववर्ती कार्य दिवस भारत में इसकी मांग और समय देनदारियों के कितने से कम नहीं होगा? 75% से कम नहीं होगा। ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के अनुसार पहले 5 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1975 में स्थापित किए गए थे। आरटीजीएस लेन देनों को पूरे बैंकिंग समय के दौरान निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अगला है यूटीआर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश कैरेक्टर कोड है जिसका इस्तेमाल आरटीजीएस सिस्टम में लेन देन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। तो ये यूटीआर जो है 22 कैरेक्टर का कोड होता है। वह न्यूनतम राशि जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है 2 लाख रुपए है। न्यूनतम मतलब न्यूनतम 2 लाख कर सकते हैं। मध्यम अवधि के ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं? मध्यम अवधि के जो ऋण होते हैं वो 1 साल से 5 साल तक के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर क्या है? 19.50%। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार उत्तोलन अनुपात में कटौती से तात्पर्य है कि बैंक डैश पूंजी के आधार पर डैश उधार ले सकती है, समान पूंजी के आधार पर अधिक उधार ले सकती है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने के एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की संपत्ति अपने पास रखना चाहिए? 200 करोड़ रुपए की संपत्ति। वर्तमान में न्यूनतम बचत जमा दर, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, वर्तमान में न्यूनतम बचत जमा दर कितनी है? विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत कितना होना चाहिए? 60। ऋण एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए है बन जाता है। ऋण एक जब एनपीए बन जाता है तब ब्याज या मूलधन कितनी अवधि के लिए देय हो जाता है? तो ये 90 दिन के लिए देय हो जाता है। अगला है बैंक का नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अच्छा संपार्थिक स्वीकार करना। वाणिज्यिक बैंक किन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार देते हैं? कृषि और लघु उद्योग को उधार देते हैं। एक बैंक ग्राहक को अपने चालू खाते की शेष राशि से अधिक चेक निकालने की अनुमति को देता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अर्थशास्त्र में एक बाजार में एक संपत्ति खरीदना और साथ ही एक समान संपत्ति को दूसरे बाजार में उच्च कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? आर्बिट्राज कहलाता है। एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब टी होता है। डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कौन सा? एक्सिस बैंक बन गया है। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया? देखो जो अभी वर्तमान में जो एक्सिस बैंक है पहले यूटीआई बैंक कहलाता था, इसको 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक एक चमकता सितारा है? तो वो चमकता सितारा किसका है? बैंक ऑफ इंडिया का। ग्रीन बैंकिंग या हरित बैंकिंग क्या है? पर्यावरण संबंधी वित्तीय परियोजनाओं का जो वित्त पोषण करना है उसको ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं। डैश गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो तो बैंकिंग संस्थान है, वो नॉन बैंकिंग नहीं है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शाखा बैंकिंग प्रणाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर। बैंक मनी किसको संदर्भित करता है? पासबुक को, करेंसी को, कैश को या चेक को? तो जो एक सेकेंड,
जो बैंक मनी होती है वो चेक को संदर्भित करता है। भारत में बैंक के चेक नंबर में अगस्त 2020 तक कितने नंबर होते थे? 6 अंक होते थे चेक नंबर में। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके द्वारा होती है। अगर यहाँ पे आरबीआई होता तो आरबीआई होती। भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक दबदबा है? वाणिज्यिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक दबदबा है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का क्या कार्य नहीं है? एक बैंकर के बैंक के रूप में काम करना। बैंकर मतलब जिसका बैंक है, उसका बैंक आरबीआई नहीं है। आरबीआई तो बैंकों का भी बैंक है। तो जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक क्या नहीं काम करता है? बैंकर। और सरकारी खर्चे का नियंत्रण भी नहीं करता है। सरकारी खर्चे पर नियंत्रण नहीं करता है। बैंकर का बैंक, बैंकों का बैंक है आरबीआई, सॉरी, बैंकों का बैंक क्या है? आरबीआई है। विदेशी मुद्रा से निपटने का भी काम करता है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण भी रखता है, बैंकर के बैंक के रूप में भी काम करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक सरकारी खर्चे पर नियंत्रण नहीं रखता। साख के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल होता है? बैंकिंग शामिल होता है, सहकारी समितियां शामिल होती हैं, नियोक्ता शामिल होते हैं या कर्मचारी? तो साख के जो औपचारिक स्रोत होते हैं उसमें क्या शामिल होता है? सहकारी समितियां। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।